स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जिसमें आज हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन। कल जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा उस रेगुलेशन को समझेंगे। तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स में दो तरह के जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कंट्रोलर जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन वो होते हैं जो कि जिनके ऊपर कोड्स होते हैं, जो कि एंजाइम फॉर्मेशन के लिए होते हैं। वो जो कोड्स होते हैं वो फॉर एंजाइम प्रोडक्शन होते हैं, एंजाइम के ट्रांसलेशन के लिए होते हैं। और जो कंट्रोलर जीन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये जो लैक ओपेरॉन है ये इस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है और ये कंट्रोल करती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को, इसीलिए इसे नाम दिया गया है लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन आपको मैंने कल बताया था कि ये एक सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसी एंजाइम की सिंथेसिस को। तो लैक ओपेरॉन के अंदर जो ई कोलाई है उसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। इस मेटाबॉलिज्म के लिए उसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लैक Z, लैक Y एंड लैक A। इन जीन के आगे हमने लैक इसलिए लगाया क्योंकि ये लैक ओपेरॉन से जुड़े हुए हैं। तो लैक Z जीन प्रोड्यूस करता है गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम और इस एंजाइम का काम होता है कि ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज के अंदर। दूसरा एंजाइम है हमारा लैक Y एंजाइम और ये एंजाइम हमारा दूसरा जीन है लैक Y जीन और ये जीन प्रोड्यूस करता है परमिएज एंजाइम जो इंक्रीज कर देता है सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी फॉर लैक्टोज। यानी कि ये एंजाइम सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज एब्जॉर्ब करने के लिए इंड्यूस करता है। लैक Z का काम क्या है, ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है और ये एंजाइम क्या कर रहा है, लैक्टोज को ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। लैक Y एंजाइम क्या कर रहा है, लैक Y जीन क्या कर रहा है, ये बना रहा है परमिएज एंजाइम जो सेल वॉल की परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है लैक्टोज के एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि ये लैक्टोज के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। और तीसरा है हमारा लैक A जीन और ये जीन प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है इसका जो वर्क है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट इट हेल्प्स दीज 2 जीन्स इन दिस मेटाबॉलिज्म। तो ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो लैक Z और लैक Y जीन की हेल्प करता है इस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रोसेस कैसे होती है। और ये तीनों ही जो एंजाइम्स हैं वो एक ही mRNA के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि ये जो 3 जीन है हमारे स्ट्रक्चरल जीन है ये एक सिंगल mRNA प्रोड्यूस करेंगे। ये तीनों जीन कहाँ पर है, डीएनए के एक पीस पर ही है ये, और ये तीनों ही क्या करेंगे, एक सिंगल mRNA बनाएंगे और ये सिंगल mRNA तीनों एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ऐसा आरएनए जो एक से ज्यादा एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जिसके ऊपर एक से ज्यादा एंजाइम के लिए कोड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। तो यहाँ जो mRNA है वो कैसा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। अब हम एक डायग्राम के द्वारा इस लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर को समझ लें। ये हमारे कंट्रोलर जीन है 3। पहला जीन है हमारा रेगुलेटरी जीन और इसको हम यहाँ शो कर रहे हैं आई से। इसको आई से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर यानी कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको रोकता है, तो इसीलिए इसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, आई से। दूसरा
आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा होता है और ये शुरू करता है हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। और ये जो ओ जीन है ये हेल्प करता है इस प्रोसेस को ऑपरेट करने में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ऑपरेट करने में। तो आई जीन प्रोड्यूस कर रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये रेगुलेटरी प्रोटीन किससे जुड़ जाएगी? ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगी। तो जब ये ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगी तो ये ब्लॉक कर देगी उस रास्ते को जिससे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है स्ट्रक्चरल जीन्स तक। यानी कि अगर हम माने कि हमारा एक ट्रेन का ट्रैक है और ट्रेन आ रही है, उस पर एक बड़ा सा लोहे का पीस हमने रख दिया, तो जो ट्रेन है उसे पार करके नहीं जा सकती। तो इसी तरीके से जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है और ये ब्लॉक कर देता है आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को। तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंच पाता स्ट्रक्चरल जीन से। तो जब ये स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं पहुंचेगा तो हमारी ना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और ना ही हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो जब ई कोलाई को ऐसे मीडियम के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर लैक्टोज नहीं है, तो वहां ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है और आरएनए पॉलीमरेज का जो वे है उसको ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए ये जो ओपेरॉन है नॉर्मल कंडीशन के अंदर ऑफ मोड में रहता है। यानी जब तक इसको हम ऐसे मीडियम में नहीं रखेंगे ई कोलाई को जहां लैक्टोज प्रेजेंट है, तो जब तक ये कैसे रहेगा? ऑफ मोड में रहेगा, यानी कि ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये क्या कर रही है? इस प्रोसेस को रोक रही है, इनहिबिट कर रही है। तो इस कंट्रोल को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कंट्रोल कहेंगे। तो अब तक हमने इसमें क्या देखा कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y एंड A। लैकोपेरॉन के अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन है, लाइक Z, लाइक Y एंड लाइक A। Z बना रहा है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, Y बना रहा है परमीएज एंजाइम और A बना रहा है एसिटाइलेज एंजाइम। गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ना। परमीएज का काम होता है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन कर सके। और तीसरे एंजाइम का काम अभी क्लियर नहीं पता है। 3 ही हमारे कंट्रोलर जीन है। पहला जीन है हमारा रेगुलेटरी जीन जिसे हम आई से प्रोड्यूस आई से इंडिकेट कर रहे हैं। आई से इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है। रोकना यानी कि इनहिबिट कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसको आई से शो किया है। दूसरा है हमारा प्रमोटर जीन जिससे जुड़ा है आरएनए पॉलीमरेज और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और तीसरा है ऑपरेटर जीन जो इस प्रोसेस को ऑपरेट करता है और एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जब हमारा मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं है तो ये ओपेरॉन हमारा ऑफ मोड में रहता है, यानी कि नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस। ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा, यानी कि कोई एंजाइम नहीं बनेगा। और ऐसे ओपेरॉन को जो ऐसे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कैसा कहलाता है? नेगेटिव कंट्रोल। क्योंकि ये रोक रहा है तो इसका जो कंट्रोल है वो कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोसेस को रोक रहा है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जब हम लैक्टोज ऐड करते हैं तब क्या होता है। ओके स्टूडेंट, जब मीडियम के अंदर लैक्टोज ऐड किया जाता है तो जो लैक्टोज है वो बाइंड करता है। देखो जो सेल होती है उसके अंदर कुछ अमाउंट में लैक्टोज पहले से प्रेजेंट होता है। तो जब उसको लैक्टोज वाले मीडियम के अंदर रखा जाता है तो जो अंदर वाला जो लैक्टोज है उसको जो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है सेल के अंदर, उसे जो गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो उसको चेंज कर देता है एलोलैक्टोज के अंदर।
और ये जो एलोलैक्टोज है ये जुड़ जाता है किससे? रेगुलेटरी प्रोटीन से। उस रेगुलेटरी प्रोटीन से जो जुड़ी हुई है किससे? ऑपरेटर जीन से। देखो आप लोगों ने देखा था कि ये हमारा आई था, ये हमारा पी था और ये हमारा ओ था। तो यहाँ बनी हमारी रेगुलेटरी प्रोटीन और ये जुड़ गई थी हमारी कहाँ? ऑपरेटर जीन से। अब ऑपरेटर जीन से ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन जुड़ी हुई है इससे हमारा एलोलैक्टोज जुड़ जाता है यहाँ पर। जब ये इससे जुड़ता है तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है रेगुलेटरी प्रोटीन का वो बिगड़ जाता है और ये अलग हो जाता है ऑपरेटर जीन से। मैं एक बार और बता रही हूँ कि जब हम ई कोलाई को लैक्टोज वाले मीडियम के अंदर रखते हैं तो जो ई कोलाई है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो लैक्टोज है वो जाके जुड़ जाता है किससे? रेगुलेटरी प्रोटीन से। या अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये लैक्टोज है वो चेंज हो जाता है एलोलैक्टोज के अंदर और उसको चेंज करता है कौन? ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। और ये एलोलैक्टोज जुड़ जाता है उस रेगुलेटरी प्रोटीन से जो कि जुड़ी हुई है किससे? ऑपरेटर जीन से। इसके जुड़ने से ये क्या हो जाता है? रेगुलेटरी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है, इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है और ये ऑपरेटर जीन से अलग हो जाता है। तो जब ये ऑपरेटर जीन से अलग हो गया तो यहाँ प्रमोटर से जो जुड़ा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज उसका जो रास्ता है वो क्या हो गया? साफ हो गया और वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाएगा। और जब वो वहां तक पहुंच गया तो क्या होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और ट्रांसक्रिप्शन की। यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए क्या बनाएगा? एंजाइम्स बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरीके से जो उसका रास्ता है वो साफ हो गया। तो यहाँ पर लैक्टोज क्या कर रहा है? जो ओपेरॉन है उसे ऑन करने में हेल्प कर रहा है। तो इस टाइप के ओपेरॉन को हम कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्योंकि यहाँ पर जब लैक्टोज नहीं था मीडियम के अंदर तो हमारा ओपेरॉन कैसा था? ऑफ मोड में था। लेकिन जब मीडियम के अंदर हमने लैक्टोज को ऐड किया तो उसने क्या करा? ओपेरॉन को ऑन कर दिया। तो इसीलिए क्या करा उसने? इंड्यूस करा प्रोसेस को। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो जो लैक्टोज हमने जब ऐड करा मीडियम के अंदर तो सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट में उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। नहीं तो ये प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, परमिएबिलिटी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन की बढ़ती है और वो लैक्टोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, ये प्रोसेस नहीं होगी। तो उसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट है वो चेंज हो जाता है एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज जुड़ जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन से और जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कैसा हो जाता है? उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और वो अलग हो जाती है ऑपरेटर जीन से। जब वो ऑपरेटर जीन से अलग हो गई तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली जा सकता है कहाँ तक? स्ट्रक्चरल जीन तक। और स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है? वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करेंगे और एमआरएनए किसकी फॉर्मेशन करेगा? एंजाइम्स की, यानी कि प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारी लैक ओपेरॉन की प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, 3 हमारे कंट्रोलर जीन है। मेन जीन हमारा लैक जेड है जो मेन एंजाइम बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइक्लिन और ये एंजाइम तोड़ रहा है लैक्टोज को किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। लैक्टोज क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ओपेरॉन को ऑन करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए ये कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। और नॉर्मल कंडीशन में ओपेरॉन कैसा है? ऑफ मोड में है। किसकी वजह से? रेगुलेटरी प्रोटीन की वजह से। तो इसीलिए इस ओपेरॉन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कंट्रोल। जो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है वो कैसा कंट्रोल कर रही है ओपेरॉन का? नेगेटिव कंट्रोल, यानी कि उसको ऑफ मोड में रख रही है। तो इस तरह हमारा ये लैक ओपेरॉन पूरा हुआ। अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक पॉजिटिव ओपेरॉन है, यानी कि उसका जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो कैसा है? पॉजिटिव है और वो कैसा है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन है।
उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज इंड्यूसिबल एंड व्हाट इज रिप्रेसिबल। स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।